हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। एग्ज़ाम की घड़ियां करीब है दोस्तों, खूब मेहनत करिए। और लास्ट डे हम लोगों ने देखा था प्रवक्ता चयन परीक्षा 2013 का भूगोल का प्रश्न पत्र, जिसमें हम लोगों ने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे मित्रों, जिसमें हम लोग देखेंगे कि शेष अगले 50 प्रश्नों को भूगोल प्रवक्ता चयन परीक्षा 2013 के जो भूगोल के प्रश्न पत्र में आया हुआ प्रश्न है, उसके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चलते हैं आगे के शेष प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन एक कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता था? ठीक है, कौन कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता था? ऑप्शन है वारेनियस होना चाहिए, वारेनियस लिख रहा है दोस्तों, लेकिन वारेनियस होना चाहिए यहाँ पे, वारेनियस कह सकते हैं या वेरेनियस। ठीक है, ये हो जाएंगे। कांट है, हमबोल्ट है, रेड जेल है। ठीक है, तो दोस्तों कांट महोदय जो रहे हैं ना, कांट महोदय को ही कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इमैनुअल कांट महोदय जो हैं इनको माना जाता है। ये जर्मनी के भूगोलवेत्ता रहे हैं, 18वीं शताब्दी के जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे इमैनुअल कांट, जो सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण थे। ठीक है, क्या है, 18वीं शताब्दी के सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण भूगोलवेत्ताओं में इमैनुअल कांट महोदय का नाम आता है। कांट ने वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया। क्या किया था? वैज्ञानिक भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान किया था। ठीक है, और वारेनियस और कांट का काल जो है आधुनिक भौगोलिक चिंतन के चिरसम्मत काल के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये वारेनियस और कांट महोदय का जो काल था, जो पीरियड था, आधुनिक भौगोलिक विचार के चिरसम्मत काल के नाम से जाना जाता है। तो पूछ लेगा एग्जाम में कि किन भूगोलवेत्ताओं के काल को आधुनिक भौगोलिक विचार के चिरसम्मत काल के नाम से जाना जाता है, तो उसमें वारेनियस आपके और कांट महोदय का नाम आ जाएगा। क्लियर? ओके दोस्तों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबर ने उद्योगों, ये उद्योग है दोस्तों, उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? ठीक है, वेबर महोदय के बारे में कह रहा है, उद्योगों की स्थापना के सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? तो इन्होंने 1909 ईस्वी में वेबर महोदय ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, और इनकी जो एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था, उद्योग स्थानीयकरण का सिद्धांत जो है 1909 में प्रतिपादित किया था इन्होंने। क्या किया था? उद्योग स्थानीयकरण, ये स्थानीयकरण है, स्थानीयकरण। ठीक है, उद्योग स्थानीयकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन 1909 ईस्वी में किया था। में प्रकाशित में इन्होंने हुआ था। उन्होंने एक अंग्रेजी अनुवाद में इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है किसका, उद्योग स्थानीयकरण सिद्धांत का, जो 1909 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया था, इसका अगले 10 साल बाद, यानी 20 साल बाद 1929 ईस्वी में इन्होंने अपने उद्योग स्थानीयकरण सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, उस स्थानीयकरण का जो सिद्धांत दिया था, इसका इन्होंने अंग्रेजी में जो अनुवाद किया, उसका नाम किया, जो अंग्रेजी अनुवाद है उद्योग स्थानीयकरण के सिद्धांत का जो अंग्रेजी अनुवाद है, द थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के नाम से 1929 ईस्वी में किया। किस नाम से किया? द थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्या है? द थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के नाम से इसको प्रकाशित किया था। ठीक है दोस्तों, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, मैंने उस पर आपसे चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ पर खोदी गई थी? तो सबसे पहले जो भारत में कोयला खदान की खोज की गई थी वो 1774 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पर? रानीगंज में की गई थी। रानीगंज कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में आपका पड़ता है, पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। और पश्चिम बंगाल का वर्धमान जिला का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, वर्धमान जिला है। वर्धमान, पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में 1774 ईस्वी में रानीगंज खदान का जो है सबसे पहले इसको यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा इस खदान की स्टार्ट की गई। और ये जो वर्धमान जिले का आसनसोल एक नगर निगम पड़ता है, आसनसोल ये नगर निगम है, किसका? वर्धमान जिले का नगर निगम है, जहाँ पर
सबसे पहले जो है कोयले की खदान खदान किया गया था भारत में, ठीक है। और इसके बाद तो आप जानते हैं कि भारत में जब रेलवे 1885 में स्थापित हुई थी, बड़े पैमाने पर कोयले की ज़रूरत पड़ी थी, तो फिर इसका जो है एक तरह से कहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़े पैमाने पर फिर कोयले की खदानों की स्टार्टिंग की थी। ओके, उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम बताना है आपको, ठीक है। भंडार की दृष्टि से पूछा है दोस्तों, भंडार की दृष्टि से अवरोही क्रम जो पूछ रहा है वो आपको देखना होगा, ये दे रहा है, इसमें आपको देखना है कि अवरोही क्रम बताना है आपको कि किस में है, सबसे बड़ी मात्रा में किन राज्यों में पड़ा हुआ है और किन में कम में है, ठीक है। तो देख लीजिए, भंडार की दृष्टि से कोयले के भंडार के प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो 5 राज्यों का सबसे बड़ा नाम आता है, जिनमें सबसे ज़्यादा है झारखंड में, ठीक है। झारखंड की अगर बात करेंगे तो लगभग 28% झारखंड में आपका पड़ेगा। झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर 28%, मैं यही ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ जो एग्जैक्टली सही है। उड़ीसा में लगभग 24% है, ठीक है। 24% भारत में जितना उत्पादन किया जाए। छत्तीसगढ़ में जो है 17.25%, यानी लगभग करीब में 17% आप मान सकते हैं। और मध्य प्रदेश में 8% जो है कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा झारखंड में, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर भंडारण की बात कह रहा था, भंडारण के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 87% इन 5 राज्यों में ही मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल की बात आ जाएगी। पश्चिम बंगाल में जो है ये लगभग 10% यहाँ पर उत्पादन होता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कुल लगभग करीब में 80% आपका हो जा रहा है। देखिए इसमें 28, इसको लगभग 2 30 मान लीजिए, 30 20 50 2 52, और आप देख लेंगे 8 7 15, 52 में से अगर आप 15 जोड़ देंगे उसमें से, तो ये स्थिति आपकी लगभग करीब में 67 करीब में हो जाए। और 67 10 77, यानी लगभग करीब में 80% आपका कोयला इन 5 राज्यों में भंडारण मिलता है। कौन कौन सा है? झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जिसमें 28% लगभग पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। 24% आपका उड़ीसा में जिसके भंडार मिलते हैं, और छत्तीसगढ़ में लगभग 7% है, 17% है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप देखेंगे इसमें से 17% है, सॉरी 7 नहीं है, 17 है दोस्तों, 17%, और लगभग 8% मध्य प्रदेश में है और 10% पश्चिम बंगाल में मिलता है आपको कोयला। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो क्रम ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से तो जानते हैं भारत का दूसरा स्थान है दोस्तों, ये सभी को पता होगा। और पॉपुलेशन जिस कदर से बढ़ रही है तो वो फिर आप जानते हैं कि प्रथम स्थान पर भी आने की पूरी संभावना भारत की बनी हुई है, क्योंकि चीन ने अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण पा लिया है, भारत अभी नहीं प्राप्त कर पाया है। तो उस स्थिति में ये माना जा रहा है कि भारत विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या का देश होने वाला है। और भारत का जो क्षेत्रफल है तो आप जानते हैं 2.4% है, ठीक है। विश्व के टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% जो है वो क्या है? भारत का जो है क्षेत्रफल है, ठीक है। लेकिन जनसंख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या कहाँ रहती है आपकी? यहाँ पर रहती है आपकी भारत में, ठीक है। ये स्थिति है आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित है? और फिर इसमें देखिए कुछ चीज़ें और भी दोस्तों क्वेश्चन दे रहा है, जो कि यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, ये इसमें नहीं रहेगा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर साहब हैं वो कहीं कहीं थोड़ी त्रुटियाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस की डिटेल में आप ध्यान दीजिए और जो मैटर मिल रहा है उस पर ध्यान दीजिए आप। रूर औद्योगिक प्रदेश कहाँ पर स्थित हैं, कहाँ पर हैं या कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। तो बात कर रहा है इसमें फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में, इटली में। तो आप जानते हैं जर्मनी, राइन नदी का नाम सुना होगा, ठीक है। राइन नदी जो जर्मनी की है वो पूरी तरह से रूर नदी के नाम से जानी जाती है, कोयले के लिए जानी जाती है। तो राइन नदी की निचली घाटी का रूर औद्योगिक प्रदेश यहाँ पर स्थित है और कोयले के क्षेत्र के रूप में बड़े पैमाने पर इसको जाना जाता है, मतलब फेमस है ये चीज़ें आप इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और बाकी इतना ही आपके लिए रहेगा। और भारत के बारे में अगर बात करेंगे तो भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? दामोदर नदी घाटी को। जर्मनी का रूर प्रदेश राइन नदी को कहा जाता है, किसको? राइन नदी की निचली घाटी राइन नदी है, राइन नदी है, जर्मनी की है। और भारत का रूर कहा जाएगा अगर बात दोस्तों तो किसको कहेंगे? दामोदर को। दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। भारत का रूर अगर पूछेगा, भारत का रूर प्रदेश अगर बात करता है, रूर प्रदेश की बात करता है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? दामोदर नदी घाटी की बात करेंगे। उसी तरह से अगर रूर औद्योगिक प्रदेश बात करेगा तो इसका मतलब जर्मनी की राइन नदी का जो क्षेत्र है, निचली राइन नदी का क्षेत्र है, वो रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है? केदारनाथ स्थित है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसमें भी कुछ रिपोर्ट हो गया है दोस्तों। ये देखिए, इसको हम लोग हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आइए बात करते हैं इसकी। तो यहीं तक हम लोगों को देखना है दोस्तों। कहाँ तक देखना है? ये आप लोगों का सेगमेंट यहीं तक होगा, नहीं ये आपको काट देना है। तो क्वेश्चन यहाँ से हमारा बनता है जो है, निम्नलिखित में से कौन कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश में नहीं है? औद्योगिक प्रदेश में नहीं है, बस इतना ही आप ध्यान रखिए, नहीं है। तो आपको इतने में से बता देना है कि औद्योगिक प्रदेश में नहीं है कौन सा। कोलकाता हुगली प्रदेश में क्या क्या है? हल्दिया है आपका, बिल्कुल पड़ता है हल्दिया दोस्तों। उसके अलावा आपका जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्या पड़ता है? टीटागढ़ पड़ता है, नयहाटी ये पड़ता है। जमशेदपुर नहीं पड़ता है, कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत ये नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की नींव रखी है? ठीक है, किस भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल की नींव रखी है? तो आप सभी को मालूम होगा, रेडजेल के बारे में आपने सुना होगा। रेडजेल महोदय ने ये मानव भूगोल की नींव रखी है। रेडजेल महोदय को उनको फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। राजनीतिक भूगोल का जनक इसे माना जाता है। किसे? राजनीतिक भूगोल का जनक। राजनीतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? रेडजेल महोदय को। रेडजेल महोदय को क्या राजनीतिक भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है, और ये चीज़ें इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, और अपनी पुस्तक इन्होंने, ये मानव भूगोल के जन्मदाता हैं, और इन्होंने अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में, जिनकी जो पुस्तक है इनका, उसका नाम भी राजनीतिक भूगोल ही है। ठीक है, राजनीतिक भूगोल में उन्होंने राज्य की जो तुलना जीव से की है। राज्य की तुलना किससे की है? जीव से की है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सामान्यतः भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है? भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है? तो भारत को 4 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है दोस्तों। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया? 4 प्रदेशों में। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, जानते हैं आप लोग, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। दूसरा आपका क्षेत्र होगा प्रायद्वीपीय पठार आपका हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद मैदान की बात कर लेंगे तो उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा, उत्तर का विशाल मैदान हो जाएगा। और इसके अलावा बचते क्या है दोस्त? 3 तो महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद तटवर्ती क्षेत्र बन जाएंगे और इसमें द्वीप समूह भी शामिल हो जाएंगे। तटवर्ती क्षेत्र चौथा हो जाएगा आपका तटवर्ती क्षेत्र। ठीक है, एवं इसी के साथ साथ आप लोग जोड़ लेंगे तो क्या आपका आ जाएगा? द्वीप समूह आ जाएंगे, द्वीपीय क्षेत्र या द्वीप समूह आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 क्षेत्र ये बटे हुए हैं, तो आपको बहुत बारीकी से मालूम है। पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और तटवर्तीय क्षेत्र के बारे में बात कर लेंगे तो 4 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हरिकेन के व्यास की लंबाई होती है। हरिकेन के व्यास की लंबाई होती है। हरिकेन एक चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये बात आप जानते होंगे। इसकी लंबाई के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर मत्स्य उत्पादन का ये थोड़ा दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया है दोस्तों, कि व्यास की लंबाई के बारे में बात कर रहा है। कितना होता है हरिकेन की व्यास की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है दोस्तों? इस क्वेश्चन में देखना है आप लोगों को, हरिकेन के व्यास की लंबाई क्या होती है। ये क्वेश्चन आपका ये पार्ट इसमें से नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, इसकी लंबाई के बारे में बात करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया कि हरिकेन जो है कैसा चक्रवात है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये, और इसके जो व्यास की लंबाई होती है दोस्तों 500 से लेकर 600 किलोमीटर के मध्य में होती है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि 4 करेक्ट होगा। 500 से 600 किलोमीटर इसका व्यास होता है। ठीक, और इसके व्यास के बारे में अगर हम देखेंगे तो लगभग करीब में इसका व्यास देखते हैं तो हम लोग 160 से लेकर के 680 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। लेकिन ऑप्शन चूंकि यहाँ पर दे रहा है 500 से, मतलब 200 से प्लस वाला जो ऑप्शन होगा वही होगा आपका। इसमें जो चक्रवात में जो पवनों का जो वेग होता है दोस्तों, वो लगभग करीब में 120 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ इसके बारे में जान लीजिएगा।
ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन की तरफ मित्रों, भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? तो आपको बिल्कुल जवानी याद होना चाहिए, ये किस तरह का जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा का नाम सुना है आप लोगों ने, सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल आपका, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है, ठीक है, वो किस तरह का है? वो ज्वारीय वन है दोस्तों, ज्वारीय वन है। क्लियर? ज़्यादा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप सभी लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। निम्नलिखित में से सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं? ठीक है, आपको बताना है कि सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं। ये क्वेश्चन हो चुका है संभवतः कहीं पे पिछले क्वेश्चन में, वीडियो में। भूमध्य सागरीय पेटी में, आंध्र महासागरीय, प्रशांत महासागरीय पेटी, बिल्कुल प्रशांत महासागरीय पेटी के बारे में अच्छी तरीके से जान रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ये जापान वगैरह का जो हिस्सा पड़ता है उस वाले हिस्से में, यानी प्रशांत महासागर के पश्चिमी वाले हिस्से में जो क्षेत्र पड़ता है वो पड़ेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाना और घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, सवाना घास के मैदान जो पाए जाते हैं उत्तरी एवं मध्य अफ्रीका वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तरी एवं मध्य अफ्रीकी वाले क्षेत्रों में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल पृथ्वी तल पर क्षेत्रीय वितरणी कथन किसका है? ठीक है, भूगोल पृथ्वी तल पर क्षेत्रीय विवरणी विज्ञान होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों। तो सेंटेंस थोड़ा सा यहाँ पर विवरणी, क्षेत्रीय विवरणी कथन नहीं होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, सॉरी, विज्ञान है। ठीक है, किसने कहा है? तो ये हेटनर महोदय ने कहा है। अब देखिए हेटनर ऑप्शन में कहाँ पे है? हेटनर जी नेक्स्ट वाले पार्ट में संभवतः होंगे हेटनर। जी हाँ, हेटनर महोदय हैं। चौथा आपका ऑप्शन करेक्ट सही हो जाएगा यहाँ पे। हेटनर जो हैं, ये हेटनर ने भूगोल को एक क्षेत्रीय विवरणी विज्ञान माना है। क्या माना है? क्षेत्रीय विवरणी विज्ञान किसने माना? हेटनर महोदय ने माना है। इनके अनुसार जिसके अंतर्गत प्रदेश का अध्ययन किया जाता है, किसका? प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। 20वीं शताब्दी के अग्रणी रीति विधायक इनको माना जाता है। ठीक है, और हेटनर ने रीटर के अर्धकुंडे के स्थान पर जो शब्द यूज किया था, नामक शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी की सतह पर क्षेत्रीय विवरणी विज्ञान होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बात थी इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सूची 1 सूची 2 में है दिया, इसको करना क्या है? भारत की प्रमुख नदियाँ एवं उसके उद्गम स्थलों को जोड़े बनाइए। ठीक है, नदियों के जोड़े बनाने हैं आपको इनके उद्गम स्थलों के लिए। तो देखिए जरा, यमुना का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? यमुनोत्री नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो यमुना का यमुनोत्री हो जाएगा। कृष्णा का जो आप लोगों ने सुना होगा वो क्या है? महाबलेश्वर के पर्वतों से निकलती हैं कृष्णा जी। ठीक है, गोदावरी के बारे में अगर आपने देखेंगे तो नासिक से निकलती है, नासिक है गोदावरी, यानी तीसरा और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से तीसरे का। महानदी जो है ये कहाँ से निकलती है? सिहावा। ये ऑप्शन फिर बचा आपका क्या है? सिहावा। अगर मान लो नहीं भी याद है आपको तो बाकी चीज़ें देख करके ही आप समझ जाएंगे। क्लियर है? तो ये फिर इसका कूट हो जाएगा। इस कूट के आधार पर अगर हम देखेंगे, यानी पहले का क्या होगा? चौथा हो जाएगा, इस तरह के क्रम में होगा। जो भी कूट दिया होगा वो करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें आपको बताना क्या था दोस्तों? इसी कूट के आधार पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का ठीक है, बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ठीक है, बंगाल की खाड़ी का आलेखन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो टालमी महोदय थे। कौन थे? टालमी जी थे। ठीक, तो थोड़ा सा ये बात जान लीजिए। सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी में टालमी महोदय ने मानचित्र पर अंकित किया था। ठीक है, बंगाल की खाड़ी को किसने, पूछा जाएगा बंगाल की खाड़ी को सबसे पहले मानचित्र पर किसने किया? तो टालमी। ठीक है, टालमी ने किया था। और एक बात और भी जान लीजिए, टालमी ने ही हिंद महासागर के दक्षिण में एक महाद्वीप की कल्पना की थी, और वास्तव में यह अंटार्कटिका महाद्वीप था। ठीक है, ये कल्पना जो है जो की थी उन्होंने, और जिसे 18वीं शताब्दी में कैप्टन कुक ने खोज निकाला था। किसको खोज निकाला था? अंटार्कटिका महाद्वीप को कैप्टन कुक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता, ठीक है, स्थापित क्षमता अधिकतम है? यानी कि कौन सबसे ज़्यादा नाभिकीय संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता का भार लिए हुए हैं? तो जान लीजिए आप, कुडनूल जो है, कुडनकुलम जो आपका है, ये परमाणु संयंत्र जो है सबसे ज़्यादा जो है अपने पास ऊर्जा रखे हुए है। लगभग करीब 4800 मेगावाट की बिजली उत्पादित करता है ये, इसकी जो क्षमता है।
और इसका जो है भारत में जो कुल उत्पादित जो परमाणु ऊर्जा है और उत्पादन की जो क्षमता में परमाणु ऊर्जा का अंश की अगर हम बात करेंगे, परमाणु ऊर्जा से कितने प्रतिशत मतलब क्षमता है का उत्पादन किया जाता है, तो क्षमता इसकी जो है वो 2.4% करीब में है। टोटल हमारे यहाँ भारत में 2.43% परमाणु ऊर्जा से जो विद्युत उत्पादित करने की जो क्षमता है वो ये है, और उत्पादन लगभग करीब 1.75% किया जा रहा है। लेकिन ये है वर्तमान अपडेट, आप लोग जो होंगे थोड़े इससे अपग्रेड होंगे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, उसको देख लीजिएगा। तो इतनी बात आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। और वर्तमान में कुल टोटल लगभग 21 रिएक्टर जो हैं कार्य कर रहे हैं और जिनकी क्षमता जो है 4520 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की है। ये कुछ बातें हैं आपको जिसको आप लोग अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें परिवर्तनशील हैं, तो इसमें परिवर्तन होता रहता है समय के साथ साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित किया? ठीक है, जैव सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन हैं? तो रैडजल महोदय हैं। ठीक है, कौन है? रैडजल महोदय हैं, जिन्होंने क्या, किसी ने राज्य का जैव सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले रैडजल साहब हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो ये जानते हैं आप बहुत आराम से, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के निकट है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है बी, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है आपका। फिर अगला क्वेश्चन है, वह भूगोल का पिता कहा जाता है? वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था दोस्तों? किसके बारे में बात हो रही है? इरेटोस्थेनीज के बारे में बात हो रही है दोस्तों। सबसे पहले इन्होंने एक भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो जाता है वो यूनानी विद्वान के, ये कहाँ के रहते थे? यूनान के रहने वाले थे। इरेटोस्थेनीज यूनान के रहने वाले थे और इन्होंने सबसे पहले अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है इसको इनको जाता है। और इन्होंने अपनी जो पुस्तक है इनकी ज्योग्राफिया, क्या पुस्तक अभी मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था जियोग्राफिया, इनकी पुस्तक जियोग्राफिया, ठीक है, नामक पुस्तक की रचना इन्होंने की थी। और इसमें इन्होंने क्या है, गणित भूगोल का वर्णन किया है। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गणित भूगोल पूछ सकता है ऐसे। गणित भूगोल का प्रतिपादन करने वाले कौन है? तो गणित भूगोल का प्रतिपादन करने इरेटोस्थेनीज है। कहाँ के रहने वाले? यूनानी दार्शनिक है। इन्होंने किस पुस्तक में अपने गणित भूगोल का वर्णन किया है? तो जियोग्राफिया पुस्तक में। किसमें? जियोग्राफिया पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया है। और इन्हीं को ही वास्तविक पिता माना जाता है। भूगोल का वास्तविक पिता भी इन्हें कहा जाता है, वास्तविक पिता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई? ठीक है, भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुई? तो ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। तो सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए कि पंजाब हरियाणा में हरित क्रांति का जो सबसे पहले प्रभाव हुआ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये वाला क्षेत्र था। तो पंजाब हो जाएगा आपका, हरियाणा है, पश्चिम बंगाल में सबसे पहले हरित क्रांति का जो सफलता प्राप्त हुई वो यहीं पे, उत्पादन सबसे बड़ा यहीं बढ़ा। एटाल क्या है? बिल्कुल समझ लीजिए आप लोग, एटाल क्या है। एटाल के बारे में बात करते हैं। तो एटाल क्या चीज़ आपकी है ये जानते हैं सभी लोग। एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति होती है एटाल, ठीक है, एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति के बारे में ऑप्शन दे रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा आपका। ठीक है, इसकी आकृति जानते हैं एटाल वाले की? घोड़े के नाल की जैसे होती है, यानी कि मुद्रिका के समान इसकी आकृति होती है। और प्रायः चारों ओर से जलमग्न पठार के ऊपर ये इस्टेब्लिश होती हैं। और इस प्रवाल भित्ति के बीच में लैगून होता है। क्या होता है? लैगून, यानी कि एक तरह से कहिए लैग झील होती है। एक तरह से चारों तरफ से घुरा रहेगा और बीच में ये लैगून झील का इस तरह से बीच में खुला रास्ता रहेगा, ये लैगून झील के रूप में बन जाती है। इसी नाते इसको एटाल कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टर्न झील कहाँ पर स्थित है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टर्न झील संबंधित है, किससे संबंधित है? ये तो सर्क जानते हैं ना, हिमानी द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं, हिमानी, उसमें मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, आप देखेंगे हिमानी द्वारा स्थलाकृतियों में जो बात करेंगे तो वहाँ पर सर्क है, सर्क झील के बारे में बात हो रही है वहाँ पे। ठीक है, शीर्ष भाग पर एक अर्धवृत्ताकार संरचना होती है। ये क्या होती है? जो हिमानी के जो शीर्ष भाग में अर्धवृत्ताकार या आराम कुर्सी की तरह आकृति वाला विशाल गर्त होता है ये। ठीक है, और सर्क की बेसिन में अधिक हिम के दबाव तथा हिम की अधिक गहराई के कारण तली में अपर्दन द्वारा गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, हिम पिघलने से सर्क या टार्न झील का निर्माण हो जाता है। इसी को देखो दोस्तों, जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सर्क झील कहिए या इसको टार्न झील भी कह सकते हैं आप। तो सर्क या टार्न झील बराबर एक ही बातें हैं। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा मित्रों।
ज़रूर एग्जाम में मिलेगा, सार्क एवं टान झील। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की थी? ठीक है, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने भूदृश्य आकारिकी की संकल्पना प्रस्तुत की थी? हंटिंगटन है, ठीक है, हंटिंगटन है, और इसके अलावा है डेविस, अगर हंटिंगटन, हंटशोर हैं, डेविस हैं, सावर हैं। तो सावर महोदय ने क्या किया था दोस्तों? यहाँ पे आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा। सावर महोदय ने क्या किया था? भूगोलवेत्ता ने भूदृश्य आकृति की संकल्पना का प्रतिपादन किया है, सावर महोदय ने किया है। ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा आप लोग इसमें। यानी कि भूगोल को भूदृश्य आकारिकी का काल विज्ञान मानने वाला जो भूगोलवेत्ता था वो कार्ल सावर था। वह ऐतिहासिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल का प्रतिष्ठित अमेरिकी विद्वान भी माना जाता है, जाना जाता है के रूप में फेमस है। इस तरह के कहने की बात इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। खेतड़ी में क्या है? ठीक है, खेतड़ी तांबे की खान है, ये जानते हैं आप लोग। खेतड़ी राजस्थान में आपका पड़ता है। ठीक है, खेतड़ी की खान किसके लिए? तांबे के उत्पादन के लिए राजस्थान में है खेतड़ी की तांबे की खान। खेतड़ी जो है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े होंगे। कृषि की दृष्टि से सबसे विकसित राज्य कौन सा है? कृषि की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो भाई बताइए जरा, पंजाब के लोगों का से ज़्यादा एडवांस कौन है? सबसे ज़्यादा क्रांति में देख रहे थे आप, दिल्ली के पूरे रास्ते को जाम कर रखा था, पंजाब के भाइयों ने, किसानों ने जाम कर रखा था। ठीक है, तो सबसे उन्नत है वहाँ पर देख रहे थे आप, मर्सिडीज गाड़ियों से लोग जा रहे थे, तो संपन्नता वहीं के किसानों में ही है इतनी ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी कार्यों से नहीं है? ठीक है, आकृति का संबंध नदी कार्यों से नहीं है, तो किसका संबंध नहीं है? तो जरा देखते हैं इसमें से। जलप्रपात का तो बिल्कुल है भाई संबंध, गोखुर झील का इनका भी संबंध है, और इसके बाद में वी आकार की घाटी, ये है वी आकार की घाटी, इसका भी जानते हैं। यू आकार घाटी तो बर्फ़ से होता है। बरखान की बात अगर हम करेंगे तो ये बरखान जो है ना, ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में बनता है दोस्तों। ये अर्धचंद्राकार स्थिति होती है इसकी, कुछ इस तरह से अर्धचंद्राकार की स्थिति में अगर देखेंगे तो अर्धचंद्राकार की स्थिति बनती है, और ये क्या बनती है? रेगिस्तानी वाले क्षेत्रों में बालू का टीला जो कि पवन विमुखी ढाल की दिशा में सिंगाकार नुकीली आकृति में बनता है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। और ये जानते हैं रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तुर्की उर्की के जो देश हैं आपको, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर आपको मिलेगा, बरखान समूहों में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाइयों। लाल इमली का संबंध किस उद्योग से है? ठीक है, तो ऊन के उद्योग से है। ठीक है, कहाँ पर? ऊनी उद्योग से है, ऊन का उद्योग यानी कि ऊनी उद्योग से। ठीक है, क्या है? लाल इमली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। लाल इमली भारत में कुटीर उद्योग के तौर पर ऊनी कपड़ों की ऐतिहासिक परंपरा रही है। आधुनिक तरीके से पहले ऊनी मिलें जो है 1967 ईस्वी में लाल इमली के नाम से कानपुर में चलाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट इस नाते हो जा रहा है, कब चलाई गई थी? 1967 ईस्वी में लाल इमली के नाम से जो है कानपुर में, कहाँ पर? कानपुर में जो है बहुत सारी मिलों का उद्घाटन किया गया था, मतलब चलाई गई थी, स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और इसके बाद में लाल इमली के नाम से कानपुर में स्थापित किया गया। तो 1881 ईस्वी में धीरवाल ने दूसरी मिल स्थापित की गई थी, और उसके बाद में फिर क्रम में आपका मुंबई आ जाता है 1882 ईस्वी में, और बेंगलोर में 1886 ईस्वी में ये ऊन की मिलें लगाई गई थी। लाल इमली के नाम से यही फेमस है कानपुर, आपका ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। अगला है मित्रों, निम्नलिखित में से प्रथम में से कौन प्राथमिक शैल है? ठीक है, प्राथमिक शैलों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आग्नेय शैल सबसे प्राथमिक शैलें होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो है ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा निर्माण होता है। तो आग्नेय शैलों के बारे में आपको अच्छी तरीके से संभवतः पता होगा। बस इतना जान लीजिए कि सबसे प्राचीन शैलें हैं और सबसे प्राथमिक शैलें यही आती हैं। अब इन्हीं शैलों के जो अक्षय पर्दन से अवसादी शैलों का निर्माण होता है, और फिर इन्हीं का ज़्यादा रूपांतरण हो जाता है, तो कायांतरित रूपांतरित शैलों का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समताप मंडल में ओजोन परत कहाँ पर है? तो समताप मंडल में ओजोन परत कहाँ पर है? आपको क्या लिखा है? समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? सॉरी दोस्तों, कार्य पूछ रहा है यहाँ पे, कहाँ पर नहीं है, कार्य पूछ रहा है। तो क्या कार्य करता है? ये पराबैंगनी किरणों को रोकता है। और क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है, हमारे पे पराबैंगनी किरणों को रोकता है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये तो बिल्कुल नींद में आप बता देंगे दोस्तों। आइसोडोपेन या डापेन है, यहाँ पर डोपेन लिखा हुआ है, आइसोडापेन है। आइसोडापेन किसने प्रयोग किया? ठीक है,
तो वेबर महोदय ने किया था। आइसोडोपेन जो प्रयोग किया था ये सबसे पहले किसने, वेबर महोदय ने किया था। उद्योगों के स्थानीयकरण के सिद्धांत के प्रतिपादन का प्रथम प्रयास जो किया है वेबर ने किया है। वेबर ने अपने सिद्धांत में आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया है, आइसोडोपेन का प्रयोग किया है। परिवहन खर्च की दृष्टि से सर्वोत्तम स्थानीयकरण बिंदु से हटाने पर जिन जिन बिंदुओं पर परिवहन खर्च में इकाई वृद्धि होती है उन्हें मिलाने वाली रेखा को जो है उतने मूल्य की आइसोडोपेन होती है। ये मतलब इस तरह से बात है। ये रिलेटेड किससे है, उद्योगों से संबंधित, वेबर महोदय ने किया है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाइयों। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा है कि मानव पृथ्वी की उपज है, मानव पृथ्वी की उपज है, ये किसने कहा है, सैंपल महोदय ने कहा है। किसने कहा है, सैंपल महोदय ने किया है। ठीक है, सैंपल महोदय ने किया है। सैंपल एक नियतिवादी चिंतक रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा भूगोलवेत्ता ने किस मानव दृश्य की उपज के बारे में बात की है, तो सैंपल महोदय ने किया है। चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा। सैंपल एक नियतिवादी चिंतक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मानव पृथ्वी की धरातल की उपज है। किसने कहा है, क्या कहा है, मानव पृथ्वी की धरातल की उपज है। ये ध्यान रखिएगा, मानव पृथ्वी की धरातल की उपज है। ठीक है, तो ये बात इतनी इंपॉर्टेंट इसके लिए है, ये चीज़ आपके लिए हो जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हिमानी जलोढ़ निक्षेप आकृति है कौन सी, हिमानी के द्वारा निर्मित निक्षेप आकृति। अभी हम लोगों ने बात की थी दोस्तों कि हिमानी जलोढ़ निक्षेप से एस्कर हो जाएगा। तो एस्कर, ये थोड़ा त्रुटिपूर्ण लिखा, एस्कर हो जाएगा, सॉरी एस्कर ऐसे रहेगा। एस्कर जो है हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में एस्कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृति मानी जाती है। हिमानी के पिघलने के मतलब जो पिघलने के से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेप से निर्मित एस्कर लंबे सकरे कटक होते हैं। ठीक है, ये बात थोड़ी ध्यान रखिएगा, जिसके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। अनेक स्थानों पर एस्कर यातायात की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण संसाधन के मतलब एक तरह से दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला है, अपसौर की स्थिति में क्या होता है, अपसौर कब होता है आपका, तो आप देखेंगे अपसौर की स्थिति जो होती है वो 22 दिसंबर को होती है दोस्तों। इसमें से जब देखेंगे आप लोग तो 3 जनवरी की स्थिति यहाँ पर होनी चाहिए। 3 जुलाई जिसमें होता क्या है, उपसौर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो होता है सबसे नज़दीक की निकटतम दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों, उपसौर कहा जाता है, और सबसे दूर वाली स्थिति को अपसौर कहा जाता है। तो 4 जुलाई की डेट यहाँ पे होनी चाहिए दोस्तों आप लोगों की, 4 जुलाई की डेट होगी। ठीक है, ये थोड़ी ध्यान रखिएगा। अपसौर, उपसौर का मतलब होता है सूर्य का सबसे नज़दीक होना, मतलब समझ रहे हैं ना, सूर्य का पृथ्वी के सबसे नज़दीक होना वो 3 जनवरी को होता है दोस्तों, सबसे नज़दीक, उसको कहते हैं उपसौर, उपसौर कहलाता है। और जब पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूरी पर होते हैं उसे कहा जाता है अपसौर। तो ये घटना 4 जुलाई को होती है अपसौर की घटना, उपसौर की घटना जो 3 जनवरी को होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जानते हैं इस समय की उपसौर की स्थिति में लगभग करीब में उपसौर की स्थिति में 91.50 लाख 91.50 मील होगा। ठीक है, लाख मील होगा, या मील ऐसे सीधे कर सकते हैं आप, इतनी मील हो जाएगा, लाख मील में होगा, सॉरी इसका 91.50 मील होता है, लाख मील हो जाएगा, लाख मील हो जाएगा। और यहाँ पर जो अपसौर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि दूरी की बात हो रही है, तो ये 93 लाख मील की दूरी पर हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तो यहाँ पर अपसौर है तो 4 जुलाई हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है दोस्तों, तो घनत्व जो है आपका 5.5 होगा। संपूर्ण पृथ्वी का जो घनत्व की बात करेंगे तो 5.5 का आपका घनत्व बनेगा पृथ्वी का, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। संपूर्ण पृथ्वी का जो घनत्व होगा 5.52 है, तो यहाँ 5.5 दे रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखेंगे महिलाओं का जो प्रतिशत साक्षरता प्रतिशत 73% है दोस्तों, 73% है महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत, 73% है। तो ऑप्शन में देखिए कोई है क्या 73% के करीब में, इसमें से बिल्कुल कोई नहीं है दोस्तों। महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत अगर हम देखेंगे, सॉरी बात मैं दोस्तों मैंने बता दिया, टोटल जो जन प्रतिशत है आपको भारत की साक्षरता प्रतिशत वो 73% है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये टोटल जो साक्षरता प्रतिशत है वो 73% है। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा।
और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के बारे में, तो लगभग 80% पुरुष साक्षर हैं। क्या है? पुरुष साक्षर हैं 80%, लगभग करीब 80.9% है। और महिलाओं की स्थिति जो है 64.6% है। 64.6% महिलाओं की साक्षरता स्थिति है। 80% पुरुषों की है, 64.6% महिलाओं की है। तो 64 पॉइंट समथिंग कुछ नहीं है, कोई है नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन ये हो जाना चाहिए। और लगभग ये ना होता, इनमें से कोई नहीं होता, तो लगभग के करीब में इसको आप करेक्ट मान सकते थे, लेकिन ये है नहीं, तो इस नाते आपको ये वाला ऑप्शन कर देना जरूर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि डी ऑप्शन आयोग ने माना है, तो डी आप भी जाने रहिए। ठीक है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है? तो जानते हैं एंथ्रेसाइट के प्रकार का जो कोयला होता है, सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। ठीक है, उसके बाद बिटुमिनस है, फिर लिग्नाइट है, पीट है, और तमाम सारे इस तरह के कोयले हैं। तो एंथ्रेसाइट सबसे इंपॉर्टेंट कोयला होता है। और आप जानते हैं कि भारत में अगर देखेंगे तो कुछ ही क्षेत्रों में बहुत कम मात्रा में इसको पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला जो है वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे यहाँ, और एंथ्रेसाइट कोयला जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर वगैरह के क्षेत्रों में पाया जाता है थोड़ी मात्रा में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्के का प्रमुख उपयोग होता है किसके लिए? मक्के का जो प्रयोग करते हैं वो किसके लिए? पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है मक्के का बड़े पैमाने पर। ठीक है, प्रेरित घास के मैदान में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ठीक है, इसमें सुमेलित आपको करना होगा कि इसमें क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, दर्रे दिए हुए हैं, दर्रों को मिलाना है आपको। तो कह रहा है सिपकिला हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है, ये सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, ये सही है। सुमेलित नहीं है बताना आपको इसमें से, तो ये सही हो जाएगा आपका। फिर कह रहा है नाथुला सिक्किम, ये भी सही हो जाएगा आपको। नाथुला सिक्किम है, ये भी करेक्ट आंसर है, अब करेक्ट है आपको। फिर इसके बाद में क्या है, लिपुलेख कह रहा है, ये अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख अरुणाचल प्रदेश में नहीं है दोस्तों, ये है उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में है। और आपका जो जिला जम्मू एंड कश्मीर में, ये करेक्ट आंसर है, ये सही है। यहाँ पर गलत आपको बताना था, लिपुलेख अरुणाचल प्रदेश दे रहा है, जबकि लिपुलेख जो है उत्तराखंड में पड़ता है दोस्तों, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन, छत्रकशिला अपर्दन है आपका, छत्रकशिला अपर्दन जो है, इसके बारे में देखना। छत्रकशिला अपर्दन यहाँ पे कामा हो जाएगा, किस कारक का प्रतिफल है? अपर्दन किस कारक का प्रतिफल है दोस्तों? तो यहाँ पर पवन के द्वारा होता है। ठीक है, छत्रकशिला का निर्माण जो रेगिस्तानों में होता है, पवन के द्वारा होता है इसमें। तो आपका यहाँ पे पवन समुद्री, ये क्या लिखा है, ये गलत है दोस्तों, पवन होगा यहाँ पे। हिमनद नदी पवन और लहर है, तो यहाँ पे पवन के द्वारा होता है, छत्रकशिला का निर्माण होता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी का परिणाम क्या है दोस्तों? रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? तो भ्रंशन का परिणाम है दोस्तों। भ्रंशन जो होगा, भ्रंशन, यहाँ पे ऑप्शन भ्रंशन हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपको ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब चलते हैं तो देखते हैं, तो ये तो हो चुका है दोस्तों, भ्रंशन बिल्कुल करेक्ट आपको। रिफ्ट घाटी किसका परिणाम है? तो भ्रंशन का परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। स्प्रूस जो है वनस्पतियां हैं, स्प्रूस, इसके बाद फर जो हम चीड़ किस रूप में पाए जाते हैं? मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ये होना चाहिए दोस्तों। चीड़ किस रूप में पाए जाते हैं? नहीं, चीड़ यहाँ पर किस नहीं होगा दोस्तों, चीड़ मुख्य रूप से होना चाहिए, यहाँ पे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको मालूम है कि टैगा वन के हैं, टैगा वन के वृक्ष हैं ये, स्प्रूस हैं, फर हैं, चीड़ हैं, ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? टैगा वनों में पाए जाएंगे आपको। शीतोष्ण कटिबंधीय टैगा वन जो है, वनों को टैगा वन भी कहा जाता है। इनको अगर टैगा ना होता यहाँ पर लिखा होता दोस्तों शीतोष्ण कोणधारी वन, इन्हीं को ही टैगा वन कहते हैं। शीतोष्ण कोणधारी वन जो है, इनको टैगा वन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया? तो ये जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या में प्रतिशत बदलाव जो अंकित किया गया है वो दोस्तों है आपका 1971 का। और यही जानते हैं 1971 की जो जनगणना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, क्योंकि जितने भी लोकसभा और राज्यसभा की सीटें निर्धारित हैं सभी राज्यों को मिली हुई हैं, वो सब 1971 की जनगणना के आधार पर ही सारी चीज़ें निर्धारित हैं। ठीक है, कभी और पॉलिटिक्स के सेगमेंट में इस पर डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहले
भारत की सबसे पहले खोज करने वाला यात्री है। भारत की सबसे पहली खोज करने वाला यहाँ पे होना, सबसे पहले खोज करने वाला यात्री, यानी भारत की खोज किसने की थी, तो आपको मालूम है वास्को डी गामा ने सबसे पहले जो है भारत की खोज की थी। ठीक है, और ये कहाँ पहुँचा था आपका, कालीकट के बंदरगाह पर गुड होप अंतरिक्ष से आंध्र महासागर में होते हुए इसने क्या किया था, हिंद महासागर में प्रवेश किया था और अरब के साथ संचालन कर 1948 ईस्वी में यह भारत पहुंचा था। सर्वप्रथम उसकी मुलाकात राजा जमोरिन जो था ना, वो उसी से हुई थी। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस माह में होती है, तो आपको पता होगा बिल्कुल, जुलाई महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, जुलाई महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है भारत में, जो कि महीना चल रहा है इस समय दोस्तों, वर्षा वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी। यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना कब की गई थी, तो ये मान लीजिए, आप जान लीजिए, मतलब कि 3 मई 1960 को हुई थी। यूरोपीय मुक्त व्यापार की स्थापना 3 मई 1960 में, 3 मई 1960 में, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। और इसके जो यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ की स्थापना करने वाले देशों में बात करेंगे तो ऑस्ट्रिया है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है, और बाद में फिर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अन्य देशों ने भी इसमें शामिल हो गए। ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिएगा। ब्राज़ील में कहवा के बाद कहलाते हैं, बाद नहीं बाग होगा दोस्तों, यहाँ पे कहवा के बाग क्या कहलाते हैं। ठीक है, कहवा के बाग क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो फजेंडा ये कहलाते हैं, फजेंडा कहलाएंगे। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ब्राज़ील में कहवा के बाग फजेंडा कहलाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना ब्लास से संबंधित है, तो बिड़ला डी ब्लास ने क्या किया है, संभववाद की बात की है, तो संभववाद ऑप्शन 3 हो जाएगा। संभववाद की विचारधारा का प्रतिपादन किया है बिड़ला डी ब्लास महोदय ने किया है। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे अधिक प्रदूषण भार के कारण जैव मरुस्थल कहा जाता है, तो दामोदर नदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो दामोदर नदी है दोस्तों। ठीक है, इसे बंगाल का शोक भी नाम से जाना जाता था। ठीक है, अवसाद के रूप में ये बहुत ही फेमस नदी है आपकी। ठीक है, दामोदर नदी है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है दोस्तों, और जीव जंतु इसमें नष्ट हो जाते हैं, चूँकि इसमें इतना अवसाद हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ये मर जाते हैं सारे जीव इसमें से। अगला है दोस्तों, समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत कितना होता है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का जो प्रतिशत होता है दोस्तों, वो 77.8% होता है, लगभग करीब में ये होता है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत जो होता है 77.8% करीब में ये होता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मात्रा में यही होता है दोस्तों, समुद्री जल में सोडियम होता है। सोडियम क्लोराइड का परसेंटेज 78%, यानी 77 पॉइंट समथिंग %, लगभग 78% होता है। तो ये तो था दोस्तों आज का शेष बचा हुआ 50 क्वेश्चन, यानी कि लगभग करीब में हम लोगों ने 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं इसके। अब 100 प्रश्नों को करने के उपरांत अब हम लोगों ने ये 2013 की जो प्रवक्ता चयन परीक्षा भूगोल का रहा है, इसके प्रश्न पत्रों को हम लोगों ने देख लिया है। आप लोगों को आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये बहुत अच्छे से सेगमेंट समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चंस की जो डिटेल हम लोगों ने दी है वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे ही अपना साथ और अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। हम लोग आप लोगों के लिए जितनी भी हो सकती है भरसक कोशिश करते हैं वो आपके हित में कार्य कर पाएँ। आगे भी हम लोग और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके 6 पार्ट के साथ या अगले वीडियो में हम लोग आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ध्यान रखिए और अपने टॉपिक को रिवीजन भी करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।